चलिए तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण 1 में लिखा हुआ है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। इसका हल देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम देखते हैं 4052 और 12576 में 12576 ये बड़ी है 4052 से। तो हम इन दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब हम भाग देते हैं 4052 से भाग देते हैं 12576 में। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पर ये भाग 3 बार में चले जाएगा। देखते हैं 3 बार में दे करके। 3 दूना का 6, 5 तिया का 15 और 0 4 तिरी 12 है ना, 12156 बार। तो देखिए ये इससे कम ही वैल्यू है। यहाँ पर कितना शेष बचेगा? 0 2 4 420 शेष बच जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से? तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 12576, ये हमारे लिए क्या हो गया? ए, ये हो गया बी, और ये हमारा जो वैल्यू आई आर, और बच्चों ये हुआ क्यू। अब देखिए यहाँ पर आर 0 नहीं है, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को और आगे लगाते जाएंगे और तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते रहेंगे जब तक कि हमारा आर 0 ना आ जाए। जिस स्थिति में आर 0 होगा उस स्थिति में हम देखेंगे भाजक कितना है, और जो मान भाजक या बी का रहेगा वही इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको लिख सकते हैं 12576 इक्वल, आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखते हैं हम, A = BQ + R। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 12576 = 4052 गुना 3 + 420। चलिए अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा जो R है वो 0 नहीं है। R 0 नहीं है, इसलिए हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो चूँकि यहाँ R ≠ 0, इसीलिए अब हम दूसरी संख्या यहाँ पर भाजक और जो शेषफल आया इन दोनों संख्याओं को लेते हैं। तो इसीलिए 4052 तथा 420 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो बच्चों यहाँ पर हम 4052 इसमें भाग देते हैं 420 से। तो 420 से भाग देने पर लगभग ये भाग 9 बार में चले जाएगा। 9 0 का 0, 9 दूनी 18 के 8, हासिल का 1, 9 चौक 36 और 1 37। यहाँ पर कितना शेष बचता है? तो यहाँ पर बच रहा है 2 शेष बचेगा। यहाँ पर 15 में से हम 8 घटाते हैं तो यहाँ पर 7 शेष बच जाएगा, और 39 में से 37 घटाने पर 2 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर 272 हमारा शेषफल आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम 420 और 4052 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4052 = 420 गुना 9 प्लस का रिमाइंडर या शेषफल 272। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्थिति में भी हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं है।
अब यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या, चूँकि यहाँ भी r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसीलिए पुनः हम यहाँ से b और r लेते हैं पुनः 420 तथा 272 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। पुनः यहाँ पर हम 420 और 272 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं, तो 420 में हम भाग देते हैं 272 से, तो ये भाग एक बार में जाएगा और शेष क्या बचता है, तो यहाँ पर 8 शेष बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा बच्चों 4 शेष बच जाएगा, 148 शेष बचेगा। अब हम अगली संख्या लेते हैं 148 और 272, क्योंकि यहाँ पर भी शेष फल हमारा r नहीं आया, तो इसे हम लिखेंगे 420 को 420 इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे 272 गुना 1 धन 148। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं, चूँकि यहाँ r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसीलिए 272 व 148 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पर हम देखते हैं पुनः 148 और 272 के लिए, तो 272 में हम 148 से भाग देते हैं, तो ये भाग भी एक बार में जाएगा, एक बार में भाग जाने पर यहाँ पर 4 शेष बचा, यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 शेष बच जाएगा, और यहाँ पर 124 हमारा शेष बचता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि r हमारा ज़ीरो नहीं है, इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 272 इज़ इक्वल टू 148 गुना 1 धन 124। अब चूँकि यहाँ भी r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, चूँकि यहाँ r ज़ीरो नहीं है, इसीलिए अब हम पुनः दो संख्याएं लेते हैं r और b को, तो इसीलिए 272 इसीलिए 148 व 124 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यहाँ पर हम 148 और 124 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, हम भाग देते हैं यहाँ पर 148 में 124 से, तो ये भाग एक बार में चले जाएगा, कितना आ जाएगा 124, यहाँ पर हमारा 24 शेष बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 148 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे 124 गुना 1 प्लस 24। अब फिर से ऐसा ही हम इसको आगे करेंगे, इतना नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, इसके बाद हम आगे करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं 148 और 124, यहाँ पर भी शेषफल हमारा ज़ीरो नहीं आया, तो हम लिखेंगे इसके आगे, चूँकि r इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसीलिए अब हम यहाँ पर b 124 तथा r है 24 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 124 और 24 में हम लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 124, तो ये भाग
5 बार में चले जाएगा, 5 चौक 20, 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, 4 शेष बचेगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शेषफल अभी भी 0 नहीं आया, तो हम 124 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 124 इज इक्वल टू 24 गुना 5 धन 4। यहाँ पर भी देखते हैं हम कि हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है। चूँकि r इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा b है 24 और r है 4, तो 24 तथा 4 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो ये भाग 6 बार में पूरी तरह से चले जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 24 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 24 इज इक्वल टू 4 गुना 6 प्लस 0। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारा जो शेषफल है ये 0 आ गया है। और हमने पढ़ा था या हम इसके पहले देख चुके हैं कि जब भी हम किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो जब हमारा रिमाइंडर या शेषफल 0 आता है, उस स्थिति में जो भाजक होता है वही भाजक उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारा शेषफल r 0 आ चुका है और इस स्थिति में भाजक 4 है। यहाँ r इज इक्वल टू 0 है तथा इस स्थिति में भाजक 4 है, इसीलिए 4552 व 12576 का एचसीएफ ये 4 होगा। तो बच्चों ये उदाहरण नंबर 1 का सॉल्व हुआ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। तो बच्चों उदाहरण नंबर 2 में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो बच्चों इसको हम हल करते हैं। इसे हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू, b की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2q और 2q प्लस 1, तो b की जो वैल्यू है ये हम 2 लेंगे तथा b इज इक्वल टू 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बच्चों यदि हम a में 2 से भाग देते हैं और यदि यह भाग q बार में जाता है तो हमारा जो शेषफल आएगा r, ये शेषफल हम जानते हैं कि हमेशा r का जो मान है ये 0 से बराबर या बड़ा होता है तथा b से छोटा होता है। इसलिए r का जो मान होगा, r का मान होगा या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि r का मान b से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम a को इस प्रकार से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2q प्लस r, जहाँ r का जो मान होगा वो 0 या 1 होगा, क्योंकि r हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा b से हमेशा छोटा होगा। अब यदि r की वैल्यू हम 0 लें तो a को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2q, तथा यदि हम r की वैल्यू को 1 लें
तो हम a को इस प्रकार से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी जो सम संख्या होती है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो 2q है यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है a, ये यदि 2q के रूप का है तो यह एक सम पूर्णांक होगा। तथा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2q प्लस 1 ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2q प्लस 2, यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते थे और q प्लस 1 अपॉन 2 ये 2 से विभाजित हो जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर 2q प्लस 1 यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, अर्थात यह क्या है, एक विषम पूर्णांक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक यह 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, यदि a इज इक्वल टू 2q है तो यह एक सम पूर्णांक होगा तथा यदि a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 के रूप का है तो यह एक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। तो यह रहा बच्चों उदाहरण नंबर 2 का हल। आगे हम उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। बच्चों उदाहरण नंबर 3 में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। आइए इसे हल करते हैं। इसके लिए हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे। तो हम माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा यहाँ से हम देखते हैं b का जो मान होगा, b का मान 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि b की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4, तथा b इज इक्वल टू 4 है। तब तो बच्चों अब हम a और 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो बच्चों यदि हम a में 4 से भाग देते हैं और यदि यह भाग q बार में जाता है तो हमारा जो शेषफल आएगा r, यह r का मान 4 से छोटा होगा तथा 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो हम r को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि r का जो मान होगा यह 4 से छोटा होगा तथा 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो बच्चों r का जो मान होगा, r का मान क्या क्या हो सकता है, तो 4 से छोटा r का मान हो सकता है 0, 1, 2 और 3। यह 4 मान r के हो सकते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4q प्लस r, जहाँ r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, क्योंकि r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा 4 से छोटा होगा। अब बच्चों यदि r का मान हम 0 लेते हैं तो हम a को 4q के रूप में लिख सकते हैं तथा यदि हम r का मान 1 लेते हैं तो a को हम
a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, या यदि हम r का मान 2 लिखें तो हम a को a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, या यदि हम r का मान 3 रखें तो हम a को a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 4q है यह 4q 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, और हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि a कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो बच्चों a जो है ये एक विषम पूर्णांक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर देखें तो a इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4q प्लस 2, तो यहाँ पर यदि हम 2 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2q प्लस 1, और यहाँ पर भी यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 4q और 4q प्लस 2 ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, यह दोनों सम संख्याएं हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए a 4q और 4q प्लस 2 ये दो रूप में नहीं हो सकता है। तो a किस रूप में हो सकता है, तो a 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। 4q तथा 4q प्लस 2 के रूप का इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यह दोनों संख्याएं सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए यह 4q तथा 4q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता, अतः a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होगा। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। बच्चों इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो हमने एक धनात्मक विषम पूर्णांक a को मान लिया और b इज इक्वल टू, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इज इक्वल टू 4q प्लस r के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां r का मान 4 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो r का मान 0, 1, 2 और 3 के रूप का होगा, क्योंकि r 0 से बड़ा या बराबर होता है तथा b से हमेशा छोटा होता है। अर्थात a को हम a इज इक्वल टू 4q के रूप में लिख सकते हैं जब r का मान 0 हो, तथा a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, इसी प्रकार a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 या a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 इन रूपों में लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब 4q तथा 4q प्लस 2 की बात करें तो ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहे हैं, इसीलिए ये दोनों सम पूर्णांक होंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम देखते हैं कि a 4q और a 4q प्लस 2 इन दोनों रूपों का नहीं हो सकता, क्योंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है।
इसीलिए यह 4q तथा 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता। अतः a = 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होगा। यहाँ पर 4q + 1 और 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता, इसलिए a 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होगा। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो बच्चों आगे हम उदाहरण नंबर 4 को हल करेंगे। तो बच्चों उदाहरण नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो बच्चों क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो बच्चों बर्फी की परात में ये ढेरियां न्यूनतम स्थान तब घेरेगी जबकि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या अधिकतम होगी। तो प्रत्येक ढेरी में अधिकतम बर्फियों की संख्या कितनी होगी, तो यह संख्या 420 और 130 के HCF के बराबर होगी। तो हम लिखते हैं इसके हल में, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या 420 तथा 130 के HCF के बराबर होगी। तो बच्चों अब हम 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालते हैं। जिन बच्चों को HCF निकालते आ गया है वे बच्चे इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको नहीं आया है वे बच्चे वीडियो को देखें। अब यहाँ पर हम देखते हैं 420 और 130 में इन दोनों में बड़ी संख्या 420 है, इसलिए हम 420 को लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यदि हम 420 में 130 से भाग देते हैं तो यह भाग 3 बार में चले जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 390। 420 में से हम 390 को माइनस करते हैं तो 30 शेष बचता है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 420 = 130 गुना, यहाँ पर भाजक है 130 और भागफल आया हमारा 3, तो 130 गुना 3 धन शेषफल जो आया है 30। अब बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए इसको हम शेषफल 30 और भाजक 130 को लेकर के यह प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। तो यहाँ r ≠ 0, इसीलिए 130 तथा 30 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो अब हम 130 और 30 को लेते हैं। तो 130 में यदि हम 30 से भाग देते हैं तो यह भाग 4 बार में जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 120। अब हम देखते हैं कि शेषफल 10 बचता है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 130 बराबर होगा 30 गुना, यहाँ पर भागफल है 4 धन हमारा शेषफल आया है 10। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ भी r का मान 0 नहीं है, तो यहाँ r ≠ 0, इसीलिए अब फिर से हम शेषफल और भाजक को लेकर यही प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं। तो इसीलिए 30 तथा 10, अब हम 30 और 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। तो यदि हम 30 में 10 से भाग देते हैं तो यह भाग 3 बार में पूरी तरह से चले जाएगा और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो 30 को हम लिख सकते हैं, 30 बराबर है 10 गुना 3 धन शेषफल आया 0। अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है और इस स्थिति में भाजक हमारा 10 है। अतः हम कह सकते हैं कि 420 और 130 का HCF 10 होगा।
तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ r इज इक्वल टू 0 तथा इस स्थिति में भाजक 10 है, इसीलिए HCF ऑफ 420 और 130 यह 10 होगा। अतः हम कह सकते कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या 10-10 होनी चाहिए। तो इसे हम लिखेंगे, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः प्रत्येक ढेरी में 10-10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।